हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू रोशन क्लासेस। आज हम सीखने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स का पहला चैप्टर यानी प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने से पहले हमें प्रकाश को समझना पड़ेगा। यानी हम सबसे पहले प्रकाश के बारे में चर्चा करते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश यानी लाइट, LIGHT। अब देखिए क्या कहते हैं, प्रकाश का मतलब क्या है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है ना, जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होता है। प्रकाश को कह सकते हैं एक तरह से हम, है ना, कि प्रकाश को विकिरण भी कहते हैं। विकिरण यानी रेडिएशन, RADIATION, रेडिएशन भी कहते, प्रकाश को रेडिएशन भी कहते हैं। अगला पॉइंट अगर लिखें तो सभी प्रकाश स्रोत विकिरण उत्सर्जित करते हैं जिन्हें स्वयं तो देखा नहीं जा सकता, है, परंतु जिस वस्तु पर पड़ता है उसे दृश्यमान कर देता है। अगला अगर हम टॉपिक लिखें, अगला हम पॉइंट लिखे हैं तो प्रकाश को गमन करने के लिए प्रकाश को गमन करने के लिए किसी द्रव्यमान माध्यम ये कैसा स्केच है, द्रव्यमान माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब जरा सा हम समझते हैं। देखिए क्या लिखे हैं कि प्रकाश ऊर्जा बोले तो एनर्जी, बोले ENERGY, एनर्जी। यानी प्रकाश क्या है, ऊर्जा का ही एक रूप है। ऊर्जा मतलब एनर्जी, या हम एनर्जी मतलब क्या होता है, एनर्जी मतलब होता है ताकत। अब ऊर्जा क्या है, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई भी कार्यकर्ता जो काम करता है और काम करने के लिए जिस चीज़ की उसको आवश्यकता होती है वही ऊर्जा होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम पंखा को एक कार्यकर्ता माने, और पंखा क्या करता है, हवा देता है, तो पंखा को काम करने के लिए
किस चीज़ की, विद्युत की आवश्यकता होती है, तो विद्युत क्या हो जाएगा, उसके लिए ऊर्जा हो जाएगा। अब मान लीजिए हम एक कार्यकर्ता हैं जो कि आपको पढ़ा रहे हैं, आपको हम बता रहे हैं, तो हमें बताने के लिए, हमें बोलने के लिए कुछ आवश्यकता होता है। जो हम भोजन खाते हैं और भोजन से हमको क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है, और वही ऊर्जा अभी क्या हो रहा है, खपत हो रहा है। तो ऊर्जा उसी को कहते हैं, मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। अब जैसे लाइट यहाँ पे जला हुआ, तो लाइट को जलने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता है, विद्युत की आवश्यकता हो रही है, तो विद्युत क्या हो गई, ऊर्जा हो गई। तो उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रकाश भी क्या है, तो प्रकाश भी क्या है, एक ऊर्जा है। तो प्रकाश ऊर्जा का ही क्या है, एक रूप है, जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होता है। अब यहाँ पे फिर से दो बात आ गया कि सर ये विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है और संचरित का मतलब क्या होता है। तो संचरित का मतलब समझ लीजिए ऐसे कि गति करना, गमन करना या जाना, ये क्या हो गया, संचरित का मतलब हो गया, है ना। कि संचरित करने का मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, यानी गमन करना, यानी जाने को ही हम लोग कह रहे हैं कि संचरित होना। विद्युत चुंबकीय तरंग किसको कहते हैं, तो हम कह सकते हैं वे तरंगे, तरंग मतलब क्या होता है, लहर। जैसे इस प्रकार से देखते होंगे समुद्र में इस प्रकार से लहर आता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप मोबाइल से ऑनलाइन आप हमारे यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं कि यूट्यूब मतलब मोबाइल में क्या हो रहा है कि एक तरंग आ रहा है ना, जो नेटवर्क के रूप में आपके मोबाइल में आ रहा है, जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं। तो कहने का मतलब वो जो वेब आ रहा है, वो जो तरंग आ रहा है, उसी को हम तरंग कह रहे हैं, है ना। लेकिन क्या वो तरंग आप देख पा रहे हैं, क्या नहीं देख पा रहे हैं। तो वो कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब होता है वे तरंगे जो जिनको संचरित होने के लिए, यानी जिनको गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। क्या कहेंगे, फिर से एक बार सुनिए, कि वे तरंगे जिन्हें गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो क्या कहलाती है, वो हमारा कहला जाएगी विद्युत चुंबकीय तरंग। अब माध्यम बोल रहे हैं, तो माध्यम क्या हो रहा है, जरा सा माध्यम भी समझ लीजिए। माध्यम मतलब क्या होता है ना, कंफ्यूज नहीं होना। माध्यम कहने का मतलब मीडियम, MEDIUM, MEDIUM, समझिए माध्यम क्या होता है। माध्यम मतलब क्या होता है, जैसे देखिए कि अभी आप मोबाइल से क्या कर रहे हैं कि आप हमारे आवाज़ को सुन रहे हैं। कैसे सुन रहे हैं कि मोबाइल के साउंड से जो आवाज़ निकल रहा है, वो क्या हो रहा है, वो वाइब्रेशन में बदल रहा है। वो वाइब्रेशन के थ्रू क्या हो रहा है कि हवा में जा रहा है, और हवा के माध्यम से आपके कानों तक जा रहा है, और कान के पर्दा पे जाके वो क्या कर रहा है, मतलब तब जाके आपको सुनाई पड़ रहा है। तो यानी साउंड क्या हो रहा है कि आपके कानों तक कैसे गया, वायु के माध्यम से गया। या यूं समझ लीजिए कि आप एयरपोर्ट पे गए और आपको पटना से दिल्ली जाना है, आप बाय एरोप्लेन गए, तो आप एरोप्लेन पे बैठे और एरोप्लेन से आप क्या किए, पटना में बैठे और दिल्ली में उतरे। तो आप क्या किए, आप जब दिल्ली गए तो कैसे गए, किस माध्यम से गए, तो प्लेन से गए। या फिर मान लीजिए हो सकता है आप ट्रेन से जाएं, तो उस समय आपका माध्यम क्या हो जाएगा, ट्रेन हो जाएगा। तो माध्यम मतलब समझ में आ रहा होगा कि जिसके थ्रू गमन कर रहा है ना। तो वही कह रहे हैं कि प्रकाश, सबसे पहला नंबर तो ये समझ में आ गया कि प्रकाश क्या है, ऊर्जा का एक रूप है, जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में क्या होता है, संचरित होता है। संचरित होने का कहने का मतलब क्या हुआ, गमन करना या जाना। समझ में आ रहा होगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रकाश समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या कहा जाता है कि प्रकाश जो है ना, प्रकाश को विकिरण भी कहते हैं, यानी प्रकाश को हम लोग रेडिएशन भी कह सकते हैं, है ना, यानी प्रकाश को ही विकिरण कहते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है, सभी प्रकाश स्रोत। अब देखिए प्रकाश स्रोत क्या होता है, तो देखिए अभी हम प्रकाश स्रोत लिखाएंगे कि प्रकाश स्रोत क्या होता है। तो ऐसे हेडिंग दे सकते हैं यहाँ पे, है ना। हालांकि इसके बारे में, इस पे हम चर्चा करेंगे आगे कि देखिए ऐसा समझ सकते हैं प्रकाश स्रोत क्या है ना, कि वे वस्तुएं, है ना, या हम कह सकते हैं जिस वस्तु से प्रकाश, ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए, हम प्रकाश स्रोत लिखे। प्रकाश स्रोत की अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं लाइट सोर्स, LIGST, लाइट SOURCE। तो हम अगर लाइट सोर्स के बारे में बात करें कि प्रकाश स्रोत क्या है, तो हम कह सकते हैं जिस वस्तु से, है ना, जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित, है ना। उत्सर्जित कहने का मतलब होता है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि निकलना, है ना। उत्सर्जित, या फिर हम कह सकते हैं निकलती है ना। उत्सर्जित होती है, उत्सर्जित
होती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे समझिए, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, नीचे दिखाई पड़ रहा? यहाँ तक नीचे दिखाई पड़ रहा? नहीं दिखाई पड़ रहा? चलिए ठीक है, तो अब बात करते हैं कि प्रकाश स्रोत किसको कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होती है या निकलती है ना, वो क्या कहला जाएगा? प्रकाश स्रोत कहला जाएगा। जैसे हम क्या करें कि अगर हमारे पास टॉर्च है, जब हम टॉर्च को जलाते हैं तो क्या होता है? उससे प्रकाश निकलती है। प्रकाश निकलती है कि नहीं निकल? तो वो क्या चीज़, ये जो टॉर्च हो गया प्रकाश का स्रोत हो गया। अभी देखिए दिन होता है, तो दिन में क्या होता है कि हमको टॉर्च जलाने की आवश्यकता नहीं होती, हमको हर जगह प्रकाश दिखता है। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे पड़ता। तो सूर्य क्या है, वहाँ से सूर्य से क्या हो रहा? प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, या यूं कहें तो सूर्य से क्या हो रहा? प्रकाश निकल रहा, या सूर्य से प्रकाश बन रहा। जब हम क्या करते हैं, लाइट जलाते हैं, कोई भी बल्ब जलाते हैं, ट्यूब जलाते हैं, या फिर मोमबत्ती जलाते हैं, या फिर लालटेन जलाते हैं, कुछ भी जलाते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ से प्रकाश उत्सर्जित होता, प्रकाश निकलता है। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है वो प्रकाश स्रोत कहला जाएगा। तो जैसे सूर्य से भी प्रकाश निकलता है, तारा से भी प्रकाश निकलता है। ध्यान कीजिएगा, चंद्रमा से प्रकाश नहीं निकलता, चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं है, तो चंद्रमा से प्रकाश नहीं निकलता। टॉर्च से प्रकाश निकलता है, हम लोग जब जलाएंगे तो टॉर्च से प्रकाश निकलेगा, मोमबत्ती से निकलेगा। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रकाश स्रोत तो आपको समझ में आ गया कि प्रकाश स्रोत किसको कहते हैं, कि जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होती है उसको प्रकाश स्रोत कह रहे हैं। लेकिन अब यहाँ से एग्जामिनर ऐसे करके सवाल पूछ सकता है आपको कि निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत हैं। तो आपको उसमें कुछ ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। तो प्राकृतिक कहने का मतलब, जैसे सूर्य क्या है? प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत है। उसमें हम वहाँ पे तेल नहीं डालने जाते हैं कि वहाँ पे हम तेल डालेंगे तो फिर वहाँ से प्रकाश निकलेगा, या फिर वहाँ पे हम सूर्य में जाके ऐसा नहीं जनरेटर चलाते तो फिर वहाँ से लाइट निकलता है, ऐसी बात नहीं है। वो प्राकृतिक स्रोत है, वहाँ से खुद ब खुद प्रकाश निकलती है। तो ये क्या चीज़ हो गया? प्राकृतिक स्रोत हो गया, सूर्य हो गया, तारा हो गया, ये सब क्या हो गया? प्राकृतिक स्रोत हो गया, है ना। अगर जुगनू की बात करें तो वो भी प्राकृतिक स्रोत ही है। लेकिन अगर हम मोमबत्ती की बात करें तो उसको हम जलाते हैं, उसको हम बनाते हैं, है ना, मतलब इंसान बनाता है, हमने बनाते हैं, इंसान बनाता है। तो वो क्या हो गया? जैसे लालटेन जलाते हैं, ये ट्यूब जलाते हैं, तो ये प्राकृतिक स्रोत नहीं है, ये कृत्रिम है, इसको इंसान ने बनाया। तो ये भी प्रकाश का स्रोत है, लेकिन ये कैसा है? तो कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का स्रोत किसको कहते हैं, है ना, और प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत क्या होता है और कृत्रिम प्रकाश का स्रोत क्या होता है। तो हमने क्या कहा कि सभी प्रकाश स्रोत विकिरण उत्सर्जित करते हैं। सही बात है, सभी प्रकाश स्रोत है, प्रकाश तो उत्सर्जित करेगा ही, और प्रकाश को ही तो विकिरण कह रहे हैं। तो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं जिन्हें स्वयं तो देखा नहीं जा सकता है, यानी प्रकाश को स्वयं देखा नहीं जा सकता, परंतु यानी लेकिन जिस वस्तु पर पड़ता है उसे दृश्यमान कर देता है। दृश्यमान कहने का मतलब विजुअल कर देता है। जैसे अगर देखिए कि सबसे पहला नंबर आपको ये समझना होगा कि हम किसी भी चीज़ को देखते कैसे, हम क्यों मतलब कैसे देख पाते हैं। तो अगर हमको किसी भी चीज़ को अगर देखना होगा तो हम उसके लिए हमको दो चीज़ की आवश्यकता होगी। सबसे पहले तो हमको आँख चाहिए, आँख तो चाहिए ही, और दूसरी बात है हमको प्रकाश चाहिए। देखते हैं अंधेरा में हमको कुछ भी दिखता नहीं है, अंधेरा में नहीं दिख पाता, तो हमको दोनों चीज़ चाहिए, आँख तो है ही, अब प्रकाश चाहिए। तो अब देख तो दिखता कैसे है? जब प्रकाश किसी भी बस, मान लीजिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रकाश पड़ रहा है ना, इस पे प्रकाश पड़ रहा, और यहाँ से प्रकाश रिफ्लेक्ट होके परावर्तित होके, यानी परावर्तित, इसको हम बताएंगे परावर्तित किसको कहते हैं। यानी ऐसे समझ लीजिए अभी, है ना, कि जब प्रकाश पड़ता है तो टकरा के, जैसे कैसे कभी आईना में आप क्या किए होंगे, किसी के चेहरे पे चमका होंगे, तो क्या हो रहा है कि प्रकाश से यहाँ से कहीं से आता है और आप क्या करते हैं उसको मतलब दूसरी जगह रिफ्लेक्ट कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं, यानी टकराता है और टकरा के फिर दूसरी जगह चला जाता है। तो वही बात है यहाँ पे भी हो रहा है कि मान लीजिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रकाश आ रहा है, इस पे टकरा और टकरा के फिर जो है ना, मतलब जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि यदि हम देख रहे हैं इसको, तो क्या हो रहा है कि यहाँ से प्रकाश कहीं से आके टकरा रहा है और ये हमको दिखाई पड़ रहा है। तो यही चीज़ क्या होगा, तब जाके हमको दिखाई पड़ती है ना। तो वही कह रहे हैं कि क्या इसको हम कह सकते हैं कि प्रकाश स्रोत विकिरण उत्सर्जित करता है, जिसको तो हम, यानी प्रकाश को हम स्वयं नहीं देख सकते हैं, प्रकाश को हम स्वयं तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश जिस वस्तु पे पड़ता है, मान लीजिए इस पे प्रकाश पड़ रहा तो ये दिख रहा है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे अंधेरा हो जाए, बिल्कुल अंधेरा हो जाए, बिल्कुल अंधेरा हो जाए, जरा सा भी प्रकाश ना हो,
तो हम इस चीज़ को नहीं देख पाएंगे। तो ये देख पा रहे हैं क्यों? क्योंकि प्रकाश की वजह से। तो प्रकाश की वजह से हम इस बोर्ड को तो देख पा रहे हैं, आपको भी दिख रहा होगा, लेकिन क्या बोर्ड के पास जो प्रकाश आ रहा है वो आपको दिख रहा है क्या? तो प्रकाश आपको नहीं दिखता, हम आपको दिख रहा है, हम आपको दिख रहे हैं, लेकिन मेरे पास जो प्रकाश आ रहा है वो आपको दिख नहीं रहा होगा। तो प्रकाश दिखता नहीं है। अब देखिए प्रकाश दिखता क्यों नहीं है, सबसे बड़ी बात ऐसा। अब और यहाँ पे थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं, है ना, कि अब अगर हम बात करें कि प्रकाश दिखता क्यों नहीं है, तो ऊपर वाला मिटा देते हैं, ठीक है। प्रकाश दिखता क्यों नहीं है? तो सबसे पहली बात है ना कि प्रकाश का जो चाल होता है, निर्वात में जो चाल होता है, निर्वात बोले या फिर हम इसको शून्य भी बोल सकते हैं, यानी इसमें प्रकाश का जो चाल होता है 3 लाख किलोमीटर, है ना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। यानी 1 सेकेंड में प्रकाश जो है 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है, तो हम इसको देख नहीं पाते हैं। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई बाइक चलाने वाला है, कोई मान लीजिए बाइक चलाने वाला है और क्या करता है कि मान लीजिए 10-20 के स्पीड में जा रहा है, यानी 10-20 का कहने का मतलब हम बाइक का स्पीड हम किलोमीटर प्रति घंटा की बात कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम सेकेंड की बात की। इस बात को भी आप नोटिस कीजिएगा। तो ये बाइक जो चलता है वो क्या करता है कि किलोमीटर प्रति घंटा, यदि मान लीजिए कि 30 के स्पीड से चल रहा है तो नॉर्मली हमको क्या लगता है कि बाइक ऐसे आया और ऐसे चला गया, तो हमको बाइक आराम से दिख जाता। लेकिन यही बाइक अगर 30 के जगह अगर मान लीजिए कि 90 के स्पीड में हो तो कैसा दिखेगा? अगर मान लीजिए कि ये हमारा बाइक है, ये क्या होगा, इस फटाक से पार हो जाएगा। यानी क्या हो गया कि ये आया, मतलब मेरे नज़र के सामने आया, तेजी से पार हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, जब 90 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार से है तब बाइक का साथ ऐसा स्थिति होता है। अगर मान लीजिए कि यही 90 की जगह मान लीजिए हम इसको हम कर दे 200 का स्पीड, तो समझिए जो ऐसे करके पास हो रहा था, कुछ क्षण के लिए हमको, कुछ देर के लिए हमको दिख रहा था, है ना। अब क्या हो जाएगा कि जब 200 का स्पीड कर देंगे तो बहुत जल्दी पास हो जाएगा, बिल्कुल एकदम जूम, मतलब बिल्कुल एकदम बहुत तेजी से पास हो जाएगा। लेकिन यदि अगर मान लीजिए कि इसी को हम कर दें 200 की जगह हम कर दें 300, या फिर हम कर दें या इसी को मान लीजिए हम कर दें 500 का स्पीड, तो बिल्कुल एकदम एकदम और स्पीड में चला जाएगा। या इसको हम मान लीजिए कि 1000 का स्पीड कर दें, है ना, 1000 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कर दें, उस बाइक को जब हम देखेंगे तो बिल्कुल एकदम पता भी नहीं चलेगा कि कितना स्पीड में वो बाइक निकल गया। समझिए आया और एकदम जूम, एकदम बिल्कुल एकदम तेजी से निकल गया। तो ये चीज़ें क्या हो रही है कि बाइक हमको दिख नहीं पा रहा। क्यों नहीं दिख पा रहा? क्योंकि वो बहुत तेजी से निकल रहा। और दिखने के लिए क्या क्या चाहिए कि लाइट उस पर पड़े और रिफ्लेक्ट होकर मेरे आंखों तक आए, तभी तो दिखेगा। लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा। जब तक ऐसा हो रहा तब तक तो वो निकल जा रहा। तो समझिए जब 1000 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से बाइक निकलता है तब हमको दिखाई बिल्कुल कुछ क्षण के लिए दिखाई पड़ता। तो समझिए ये घंटा की बात करें वो भी मात्र 1000, और ये कहाँ 3 लाख, समझ सकते हैं आप कि 3 लाख किलोमीटर वो भी प्रति सेकेंड, 1 सेकेंड में, जैसे हम बजाए बस 1 सेकेंड हो गया, तो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर प्रकाश का स्पीड रहता है। तो समझिए इसका कितना स्पीड है। तो कैसे हम देख पाएंगे? नहीं देख पाते हैं। लेकिन समझिए कि अगर वही बाइकवा वाला जा रहा है और वो क्या करे, सोच रहा केकरो में ठोक दे, ठोकेगा तो दिखबे करेगा और गिर गया। वही बात यहाँ भी है कि जब प्रकाश खुद से जब चलता है तो उसको तो हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन जब प्रकाश किसी पे पड़ता है, किसी से टकराता है, तब प्रकाश को हम क्या कर लेते हैं, देख पाते हैं। उम्मीद करते हैं होंगे समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। तो ये समझ में आ गया कि क्या कर देता है, किसी जिस वस्तु पे पड़ता है उसको क्या कर देता है, दृश्यमान कर देता है, यानी उसको क्या कर देता है, विजुअल कर देता है। अब आगे क्या देख रहे हैं कि प्रकाश को गमन करने के लिए किसी द्रव्यमान माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि प्रकाश, जैसे क्या होगा अगर हम पृथ्वी से बाहर जाए तो कुछ किलोमीटर तक अगर हम जाते जाए तो वहाँ पे हमको वायुमंडल मिलेगा, और जब हम अंतरिक्ष में जैसे चांद पे चले जाएं, चाहे और इससे बाहर चले जाए, यानी पृथ्वी के जो वायुमंडल है उससे अगर हम बाहर चले जाए तो फिर हमको वहाँ पे क्या, कुछ हवा वगैरह वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। तो उसको हम कह सकते हैं कि ये शून्य में हम चले गए, यानी निर्वात में चले गए। तो अगर हम वहाँ पे जाके हम बात करेंगे, ऐसे आप मेरे नज़दीक हो, अगर हम मान लीजिए सपोज दैट आप भी पढ़ रहे हैं हम भी पढ़ रहे हैं, तो सपोज दैट मान लीजिए कि आप भी क्या हो, पढ़ लिख के आप चल जाइए, आप भी साइंटिस्ट बन गए हम भी साइंटिस्ट बन गए। अब दोनों क्या हो गए कि चले गए चांद पे।
अब हम क्या कर रहे हैं, क्या हाल है भाई, ठीक है ना। तो आपको हमारा आवाज सुनाई नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं सुनाई पड़ेगा? क्योंकि वहां पे चूंकि ये जो हम बोल रहे हैं, तो जो आवाज होता है, जो ध्वनि होता है, जो साउंड होता है, उसको गति गमन करने के लिए, है ना, किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। लेकिन प्रकाश को गमन करने के लिए और वहां पे तो कोई माध्यम है ही नहीं, वहां तो हवा ही नहीं है, तो कैसे जाएगा? यहाँ पे पृथ्वी पर है, तो पृथ्वी पे तो हवा है, तो आप कहीं भी बोलते हैं, कहीं पे भी अगर मान लीजिए दूर में भी डीजे बजते रहता है तो आपको सुनाई पड़ जाता है। लेकिन ऐसा तो यहाँ पे वहाँ पे नहीं होगा, वहाँ पे तो कोई डीजे बजेगा नहीं, और अगर बजेगा भी नजदीक में भी बजेगा तो आपको सुनाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो ध्वनि होता है, ध्वनि को गमन करने के लिए कुछ जगह माध्यम ही नहीं मिलेगा, तो कैसे गमन करेगा? लेकिन प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता ही नहीं है। प्रकाश यानी निर्वात में भी गमन करता, और सबसे स्पीड में, सबसे तेज गति में अगर प्रकाश गमन करता है तो वो है निर्वात। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, क्योंकि देखिए आपको समझाने में वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने लगेगा, तो फिर हम क्या कर दें, वीडियो को रोक के फिर हम क्या कर दें, पहले जितना हमको लिखना था, जितना आपको पढ़ाना है, उसको हम पहले ही लिख दिए ताकि समय बचे आपका, है ना। तो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है, क्योंकि आपके हर एक लाइक से, हर एक सब्सक्रिप्शन से हमारा जो है मोटिवेशन हमको मिलता है। तो इस वजह से प्लीज़, है ना। देखिए हम बोले थे कि प्रकाश जो है ना 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से मतलब गमन करता है। अब हम कुछ और प्रकाश के बारे में हम देखते हैं, है ना, इम्पोर्टेंट फैक्ट, कि प्रकाश वह कारक है, कारक कहने का मतलब होता है फैक्टर, कारण, है ना, कि प्रकाश ही वह कारण है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को हम देख पाते हैं। दूसरी बात अगर हम करें कि प्रकाश हमेशा सरल रेखा में, यानी सरल बोले तो सीधी, है ना, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। अब इसको मतलब इसको ऐसे देख सकते हैं, जैसे कि आपके पास घर में कोई पाइप होगा, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक ये मान लीजिए कि सपोज दैट ये हमारे पास ये पेपर है ना। अगर हम बात करें इसकी, तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। इसको आप ऐसे कर सके देख सकते हैं कि यदि हम इसको ऐसे कर लें, है ना, तो आपको पता नहीं कैसा दिख पाएगा कि नहीं, आपको दिख पाएगा, शायद दिखेगा। जैसे ये हम कर दें, है ना, तो आपको इसके आर पार दिख जाएगा, है ना। ऐसे करें तो आपको इसके आर पार दिख जाएगा, है ना, इसके आर पार आपको दिख जाएगा। आपको दिख रहा होगा शायद, कुछ पता नहीं दिखता होगा कि नहीं दिखता होगा कैमरा में, लेकिन आपको शायद इसके आर पार दिख जाता हो। लेकिन यदि हम इसी को बेंड कर दें, है ना, तो फिर आपको ये दिखना बंद हो जाएगा। ऐसा इसलिए हुआ, ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि प्रकाश तो सीधी रेखा में गमन करता, और साउंड क्या है कि सीधी रेखा में गमन नहीं करता। तो दीवार के पीछे भी कोई बोलते रहेगा तो हमको सुनाई पड़ जाएगा, लेकिन आपको हमारा सामने का फेस सबको दिख रहा होगा, लेकिन हमारे पीछे में यहाँ पे क्या है आपको दिख नहीं रहा होगा। यहाँ पे कौन सा क्या चीज़ है, कितना बाल है, आपको दिख नहीं पा रहा होगा, है ना। हमारे पास ये पेन है, ये आपको दिख रहा होगा, लेकिन हो सकता है पीछे में क्या चीज़ है आपको दिख नहीं पा रहा होगा। तो वही चीज़ है, आपको मतलब क्या है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है इसी वजह से, यानी यहाँ से प्रकाश टकरा के आपके आंखों तक जा रहा है, मोबाइल तक जा रहा है, और मोबाइल के माध्यम से फिर आपके आंखों तक जा रहा है, तो आपको दिख रहा होगा। तो वही हम कह रहे हैं कि प्रकाश, है ना, हमेशा सीधी रेखा में, सरल रेखा कहने का मतलब क्या होता है, सीधी रेखा। ये चीज़, ये अगर हम इसको एक ऐसे करके लकीर खींचे तो ये हो गया सीधी रेखा, सरल रेखा। और हम जब इसी रेखा को जब इस तरह से हम कर दे तो यही हो जाता है वक्र रेखा, यानी टेढ़ी रेखा। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार के विभिन्न ऊर्जाओं को विकिरण में बदलने की क्षमता होती है। अब इसको ऐसा समझिएगा कि प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं, मान लीजिए कि अगर हम बात करें प्रकाश के स्रोत क्या चीज़ है, टॉर्च की बात कर लें, या फिर हम मोमबत्ती की बात कर लें, या फिर हम बल्ब की बात कर लें, तो प्रकाश स्रोत है। बल्ब क्या है, प्रकाश स्रोत है। उनमें यानी प्रकाश स्रोत यानी बल्ब में अन्य प्रकार के विभिन्न ऊर्जा, यानी बल्ब में क्या है, अन्य प्रकार की ऊर्जा आता है, जैसे विद्युत ऊर्जा आता है, और विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में यानी विकिरण में यानी प्रकाश में बदलने की क्षमता होती है। यानी प्रकाश स्रोत जो होता है उसको मतलब जो है अलग अलग प्रकार के, जैसे अगर हम बात करें, हम क्या करते हैं कि जब हम मोमबत्ती जलाते हैं तो वो क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा होता है, और जब हम मोमबत्ती जलाते हैं तो फिर वहाँ से प्रकाश निकलता है, तो उस रासायनिक ऊर्जा से क्या हो रहा है कि प्रकाशीय ऊर्जा में बदल रहा है। यानी प्रकाश के स्रोत में क्या होता है कि अन्य प्रकार की जितने भी ऊर्जाओं के मतलब कह सकते हैं, है ना, कि अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को, है ना, अलग अलग प्रकार के जो ऊर्जा होता है उसको विकिरण में बदलने की क्षमता होती है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखिए कि
हमने बताया था कि जब हम अंतरिक्ष में चले जाएंगे तो हम वहाँ पे जब हम बात करेंगे तो हम बात नहीं कर सकते, ऐसे नॉर्मली हम बात नहीं कर सकते। तो अंतरिक्ष में जो बात किया जाता तो अंतरिक्ष में संचार के लिए, यानी संचार कहने का मतलब बातचीत के लिए, यानी वार्ता के लिए, यानी अंतरिक्ष में वार्ता के लिए विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग किया जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है हमने बताया ही है ना, कि वैसा तरंग जिसको गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो इसीलिए विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग किया जाता है। और ये जो तरंगे होती है ये फोटोन की बनी होती है। तो अब इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि जब विद्युत चुंबकीय तरंग है ना फोटोन से मिलकर बनी होती है, और हमने क्या कहा कि प्रकाश क्या विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गति करता है, यानी कहने का मतलब भी क्या है कि प्रकाश भी क्या है, फोटोन से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ से आप इस चीज़ को नोट कीजिएगा। अब देखिए एक क्या है, प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु है ना, आपके बुक में है प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु यानी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बस प्रकाश स्रोत को ही कह देते हैं। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ होगा कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है ना। तो हमने तो वही बताया था प्रकाश स्रोत को के बारे में भी, तो यही हम बताए हैं कि वे वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं है ना, तो वो प्रकाश स्रोत कहलाता है। तो प्रकाश स्रोत जो रहेगा उसी को हम प्रदीप्त वस्तु कह देंगे या दीप्तिमान का वस्तु कह देते हैं। यानी वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु कहलाता है। जैसे अगर मान लें सूर्य मान लें, तारा मान लें, मोमबत्ती मान लें, विद्युत बल्ब मान लें, या फिर और भी जो भी आपके नज़र में है ना, तो वो क्या हो जाएगा, दीप्तिमान वस्तु कहलाएगा। जैसे कभी आप नागमणि वगैरह देखें है ना, वो क्या चीज़ है, दीप्तिमान वस्तु है। तो अगर हम बात करें सूर्य की या तारा की या मोमबत्ती की, तो इसमें फिर सवाल बन सकता है कि ये सब क्या है, प्राकृतिक स्रोत है, यानी दीप्तिमान वस्तु है कैसा, प्राकृतिक दीप्तिमान वस्तु है ना, प्राकृतिक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है यानी नेचुरल। और ये सब क्या है, आर्टिफिशियल, ये मोमबत्ती कैंडल हो गया या फिर इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, ये क्या हो गया, आर्टिफिशियल हो गया। अगर हम प्रदीप्त वस्तु के बारे में बात करें यानी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें, तो वे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, वे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। जैसे अगर हम बात करें इस मार्कर पेन के बारे में, क्या आपको यहाँ से प्रकाश उत्सर्जित होते दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा होगा ना, ये यहाँ से प्रकाश उत्सर्जित नहीं हो रहा, तो ये अप्रदीप्त वस्तु कहला जाएगा है ना। जैसे मान लीजिए कि ये घड़ी है, क्या यहाँ से प्रकाश उत्सर्जित हो रहा, क्या हमसे प्रकाश उत्सर्जित हो रहा, क्या बोर्ड से प्रकाश उत्सर्जित हो रहा, क्या नहीं हो रहा, तो ये सब के सब क्या कहला जाएंगे, अप्रदीप्त वस्तु कहला जाएंगे। यानी जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है, पंखा से प्रकाश उत्सर्जित होती है ना, अरे नहीं होती पगले है ना, तो पंखा से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है तो वो क्या कहला जाएगा, अप्रदीप्त वस्तु कहला जाएगी। बल्ब से प्रकाश उत्सर्जित होती है तो अप्रदीप्त वस्तु कहला जाएगी। अगर हम बात करें मरकरी के, तो वहाँ से प्रकाश उत्सर्जित होती है। अगर हम बात करें डिस्को लाइट से, तो वहाँ प्रकाश उत्सर्जित होती है। तो जहाँ से प्रकाश उत्सर्जित होती है प्रदीप्त वस्तु कहला जाएगी, और जहाँ से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है अप्रदीप्त वस्तु कहला जाएगी। और देखिए आगे हम बात करते हैं किरण पुंज के बारे में। अगला टॉपिक है हमारा किरण पुंज यानी बीम ऑफ लाइट है ना। तो बीम ऑफ लाइट किसको कहते हैं, तो प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या बोले बुआ, फिर से ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश की किरणों के समूह को है ना किरण पुंज कहते हैं। और ये जो किरण पुंज है 3 प्रकार के होता है ना। आगे हम फिर इसको हम समझाते हैं कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। इसको हम फिर से मिटाते हैं और मिटा के फिर से हम इसको क्या करते हैं, फिर से आपको लिख देते हैं ताकि आपका समय बचे। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं है ना। समांतर किरण पुंज, पहला जो हमारा किरण पुंज होगा वो समांतर किरण पुंज होगा, दूसरा हमारा अभिसारी किरण पुंज होगा और तीसरा अपसारी किरण पुंज होगा। तो जरा सा इसको समझिए कि समांतर किरण पुंज किसको कहेंगे, तो जिस किरण पुंज है ना, हम कह सकते हैं जिस किरण, 2 जगह लिखा गया, जिस किरण पुंज की सभी किरणें समांतर होती है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि ये हमारा एक किरण हो गया, ठीक है। तो अगर किरण पुंज किसको कहते हैं, तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो ये हमारा एक किरण का समूह है, मान लीजिए ये हमारा जो क्या है किरण का समूह है। तो ये जो किरण का समूह है कैसा, समांतर जा रहा, बिल्कुल सीधी रेखा में जा रहा, सब के सब
एक समान बिल्कुल समांतर जा रहा है, तो इसको हम कह देते हैं समांतर किरण पुंज। लेकिन दूसरा हो गया हमारा अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज किसको कहते हैं? तो जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब समझिए अभिसारी किरण पुंज, देखिए ये एक किरण है ना, ये यहाँ पे बहुत सारी किरणें हैं और सभी किरणें एक जगह पे एक बिंदु पे आके मिल रही है, तो ये कौन सी किरण पुंज कहलाएगी? किरण पुंज किसको कहते हैं? तो आपको पता ही है ना कि किरणों के समूह को होता है, यहाँ भी किरण का समूह है, लेकिन ये क्या करे, सभी किरणें एक बिंदु पे आके, सभी किरणें एक जगह पे आके संश्रित हो रही है, यानी जमा हो रही है, यानी मिल रही है, तो इसी को हम लोग कह देते हैं अभिसारी किरण पुंज। तो ये हमारा, ये जो हो गया हमारा अभिसारी किरण पुंज कह सकते हैं या फिर कन्वर्जिंग किरण पुंज कह सकते हैं। दूसरा, तीसरा हमारा है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज यानी डाइवर्जिंग बीम, इसको हम बोल सकते हैं। तो जब प्रकाश पुंज की सभी किरणें, ये हमारे पास देखिए, जब प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर निर्गत होकर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि क्या हो रहा कि प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत होकर, यानी निर्गत होकर कहने का मतलब निकलकर, निर्गत होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अपसारी किरण पुंज हो जाएगा। देखिए एक बिंदु से निकल के क्या हो रही है कि चारों दिशा में फैल रही है। जैसे हम क्या करते हैं, टॉर्च जब हम जलाते हैं तो वहां से एक बिंदु से प्रकाश निकलते हो और चारों तरफ क्या हो जाती है? फैल जाती है। चारों तरफ क्या हो जाती है? तो फैल। तो वहां पे हम क्या देख रहे हैं, जैसे आप देख रहे होंगे कि जो स्ट्रीट लाइट लगा हुआ रहता है, जो गलियों में लाइट लगा हुआ रहता है, वहां पे क्या होता है कि एक बिंदु, छोटा सा बिंदु से प्रकाश निकलता है और चारों दिशाओं में क्या होता है कि फैल जाता है। कमरा में जब बल्ब लगा हुआ रहता है तो क्या देते हैं, छोटा सा बल्ब है और क्या करता है, पूरे कमरा को रोशनी कर देता है, यानी यहाँ से एक बिंदु स्रोत से पूरा प्रकाश निकलता और चारों तरफ क्या बिल्कुल क्या कर देता है, प्रकाशमान कर देता है ना। तो इसीलिए हम क्या कहते थे कि वो क्या, वहां पे इसका मतलब क्या हो रहा है कि वहां से एक बिंदु से प्रकाश निकल के अलग अलग दिशाओं में जो जा रही है, तो इसका मतलब वहां पे वो क्या चीज हो रही है, तो वहां पे उसको हम कह सकते हैं कि अपसारी, यानी किरण जो है अपसरित हो रही है, यानी पूरे अलग अलग दिशाओं में फैल रही है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है प्रकाशीय माध्यम। अब देखिए प्रकाशीय माध्यम यानी ऑप्टिकल मीडियम, इसको समझते हैं क्या चीज़ है, यानी वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। जैसे पानी हो गया, हवा हो गया, कांच हो गया इत्यादि। तो ये सबसे होकर क्या होता है कि प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंच जाता है। यानी कांच बहुत, मान लीजिए कि आप कांच के दुकान के पास जाए और क्या हो रहा है कि कांच के इस, मतलब यहाँ पे बहुत सारा कांच रखा हुआ और कांच के आप उस साइड है और कांच के इस साइड कुछ वस्तु रखा हुआ, तो क्या होगा कि आपको जो कांच के इस साइड जो वस्तु रखा हुआ वो भी आपको दिख जाएगा, है ना, और आप उस साइड रहेंगे फिर भी आपको ऐसा क्यों दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ से जो प्रकाश निकल रही है ना, यानी वो जो वस्तु है वहाँ से प्रकाश निकल के कांच से होते हुए आपके आंखों तक चला जाता है, इस वजह से आपको दिख जाता है। यानी प्रकाशीय माध्यम आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाशीय माध्यम किसको कहते हैं। अब देखिए अगला टॉपिक है हमारा पारदर्शी पदार्थ किसको कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ किसको कहते हैं और पारभासी पदार्थ किसको कहते हैं। तो देखिए पारभासी पदार्थ यानी ट्रांसपेरेंट किसको कहते हैं, तो ट्रांसपेरेंट कहते हैं वैसा पदार्थ जिससे होकर, है ना, आर पार दिख जाए। जैसे हम आपको एक चीज दिखाते हैं, जैसे कि ये हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट पन्नी है, आपको इसके अंदर कुछ दिख रहा होगा, कुछ दिख रहा है, तो ये क्या चीज है, एक मतलब थैला में बंद है लेकिन फिर भी आपको इसके अंदर का चीज दिख रहा है, तो ये जो चीजें हो गई, ये चीज़ें क्या हो गई, ये ट्रांसपेरेंट हो गई, ये चीज़ें क्या हो गई, ट्रांसपेरेंट हो गई। तो ये नहीं वैसा पदार्थ, है ना, जिससे होकर प्रकाश पूर्ण रूप से आर पार हो जाता है, उसको हम क्या कर देते हैं, पारदर्शी पदार्थ कर देते हैं। जैसे हवा हो गया, कांच हो गया, पानी हो गया, ये सबसे प्रकाश क्या हो जाता है, आर पार हो जाता है, प्रकाश गुजर जाता है, इसलिए हम इसको कह देते हैं पारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ यानी ओपेक किसको कहते हैं, तो जिन पदार्थों से होकर प्रकाश आर पार नहीं हो सकती है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने कपड़ा पहना हुआ, तो ये कपड़ा अपारदर्शी है, तो यहाँ के आर पार आप नहीं देख सकते हैं। जैसे दीवार, ये बोर्ड है, तो ये बोर्ड के पीछे क्या रखा हुआ वो आपको दिख नहीं पा रहा, क्योंकि ये अपारदर्शी है। इसके पीछे यानी प्रकाश यहाँ से टकरा जाएगा, है ना, और टकरा के फिर लौट जाएगा और इसके आर पार यानी नहीं जा सकता। लेकिन यही अगर कांच रहता तो इसके आर पार भी चला जाता, तब इसके पीछे क्या रखा हुआ था वो भी हमको दिख जाता। तो यानी अपारदर्शी पदार्थ किसको कहते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि अपारदर्शी पदार्थ किसको कहते हैं। अपारदर्शी पदार्थ जिन पदार्थों से होकर प्रकाश आर पार नहीं हो सकता। एग्जाम्पल इसका नहीं लिखा हुआ, जैसे एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हम यही बोर्ड ही लिख दें, है ना, बोर्ड लिख सकते हैं, या फिर हम लकड़ी लिख सकते हैं, लकड़ी लिख सकते हैं,
है ना। इस तरह से आप अपना ETC सोच लीजिए, है ना, कि किससे किससे प्रकाश पार नहीं कर सकता, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, वो सारे के सारे पदार्थ अपारदर्शी पदार्थ कहलाएंगे। अब पारभासी पदार्थ किसको कहते हैं, ट्रांसलूसेंट किसको कहते हैं, तो जिन पदार्थों से होकर पदार्थ कुछ पदार्थ मतलब प्रकाश का जो है कुछ ही भाग जो है ना आर पार हो सकता है, पूरा का पूरा नहीं हो पाता है, वो क्या कहलाता है, पारभासी पदार्थ कहलाता है। जैसे घिसा हुआ कांच, ये क्या है, इस मतलब जो घिसा हुआ कांच रहता है, तो मान लीजिए कि कोई कांच है वो घिसा हुआ है, तो अगर उसके पीछे कोई रहेगा तो दिखेगा तो कि कुछ पीछे में है, उसके पीछे कुछ है, आपको दिख जाएगा। अगर मान लीजिए कि ऐसे करके हाथ किया हुआ तो आपको दिख जाएगा कोई हाथ ऐसे उठाया हुआ, लेकिन मतलब पूरा पूरा बेहतर तरीके से, जैसे अभी मेरा हाथ आपको पूरा बिल्कुल बेहतर तरीके से दिख रहा है, तो जिस प्रकार से ये दिख रहा है, अगर हम ट्रांसपेरेंट कांच अगर यहाँ लगा दें तो फिर भी आपको पूरा बेहतर तरीके से दिखेगा, है ना। लेकिन यदि ट्रांसलूसेंट रहेगा तो आपको दिखेगा कि कोई है, मतलब कुछ है, लेकिन वो आपको बिल्कुल प्रॉपर वे में वो आपको नहीं दिखेगा। तो उसी चीज को हम लोग कह देते हैं पारभासी। या फिर हम कह सकते हैं तेल लगा हुआ कागज, आप देखते हैं कि कागज क्या रहता है, हम उसको कह सकते हैं अपारदर्शी पदार्थ है, यानी कागज के आर पार हम नहीं देख सकते। लेकिन जब वही कागज में तेल लग जाता होगा तो आप कभी लगा के देखना, आप अभी जाइए, अब थोड़ा सा कागज लीजिए, उसमें तेल लगाइए, तेल लगा दीजिए, कोई सा भी तेल, और जब फिर देखिएगा कि उसके पीछे आप उंगली रखिए तो आपको कुछ दिखेगा। तो पूरी तरह से तो नहीं दिख पाएगा, लेकिन आपको कुछ कुछ दिखेगा। तो वही कह रहे हैं पारभासी किसको कहते हैं, तो जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का कुछ भाग ही आर पार कर सके उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं, है ना। जैसा कि एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसके आगे जो है अगले पार्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे, जैसे प्रकाश का परावर्तन क्या हो गया, प्रकाश के परावर्तन के जो नियम होते हैं, ये सबको अगले पार्ट में हम करेंगे। अभी के लिए बस इतना सही, है ना। अगर वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो से आपको नया सीखने को मिला, वीडियो आपको अच्छा लगा, समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर है, इसलिए लंबा है क्योंकि हम वीडियो को उस स्टूडेंट, बहुत कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट भी अगर जो हमारा वीडियो देखेगा तो उसको पूरा बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। और यदि हमसे अगर वो क्लास करता है और बिल्कुल प्रॉपर वे में नोट बनाएगा और पढ़ेगा, तो उसको हमारे सब्जेक्ट में कहीं और दूसरी जगह दूसरे टीचर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि हम कुछ चीज़ें देंगे, कुछ चीज़ें नहीं देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल पूरा का पूरा वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, जहाँ तक होगा पूरा का पूरा वीडियो यहाँ पे कवर करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। थैंक यू।